बच्चों, अब हम लोग यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे कि कैसे इस राष्ट्रवाद विचारधारा के कारण या फ्रांस की क्रांति के कारण, पहली क्रांति जो 1789 हुई और दूसरी क्रांति जो 1830 हुई, इन क्रांतियों का असर यूनान पर पड़ा और कैसे कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र राज्य हुआ। हम लोग अब इसकी चर्चा करेंगे। यूनान के बारे में आप यह जान लें कि यूनान 15वीं शताब्दी के पहले बहुत ही विकसित सभ्यता थी। यहाँ पर यहाँ के साहित्य, यहाँ के विज्ञान, यहाँ का दर्शन उच्च कोटि का था। यहाँ का शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी यूनान का। तो चूँकि हम प्राचीन काल में भी देखते हैं कि यूनान की जो सभ्यता थी काफ़ी मशहूर थी। 15वीं शताब्दी में यूनान को ऑटोमन साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। इसको ऑटोमन साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। जो तुर्की के साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, इसके अधीन कर दिया गया। यूनान में मुख्य रूप से ईसाई धर्मावलंबी थे और ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम धर्मावलंबी थे। यहाँ पर मुसलमान लोग अधिक थे। धार्मिक एकता भी नहीं थी। यहाँ पर इनका पतन होना शुरू हो गया और यूनान जो था वह, उसमें जितनी भी अच्छाइयाँ थी वह विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी थी। 18वीं शताब्दी आते आते तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तुर्की जो था वह यूरोप का मरीज बन गया 18वीं शताब्दी तक आते आते। यानी पूरी तरह यह चरमरा गई थी। यहाँ की व्यवस्था हर तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। लेकिन जो चर्च था वहाँ का, वह यूनानी लोगों का, वहाँ पर रोमन ग्रीक चर्च था, वह लोग धर्मावलंबी जो थे उनकी एक अलग अपनी स्थिति थी और चर्च जो था वह यूनानियों को एकबद्ध कर रहा था क्योंकि सभी ईसाई धर्म को मानते थे। और उसी समय कोरेइंस और रीगस नाम के दो व्यक्ति हुए। इन लोगों ने अपने विचारधारा से और अपने दर्शन से लोगों को प्रभावित किया। तो इनके द्वारा लिखे गए साहित्य को, इनके द्वारा विचारधारा को लोगों ने पढ़ा, खासकर यूनान के लोगों ने, और इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी और ये अपने को ऑटोमन साम्राज्य से अलग होने की बात करने लगे। इतना ही नहीं, ये यूनान के जो लोग थे वे आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध थे और बौद्धिक दृष्टि से भी उन्नत थे। तुर्की के जो मूल निवासी थे ऑटोमन साम्राज्य के, उनसे इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी यूनानियों की, क्योंकि पहले से ही ये समृद्ध सभ्यता से आए हुए थे। इन लोगों ने हिटोरिया फिल्के नाम की एक संस्था बनाई। यह जो थी हिटोरिया फिल्के, यह गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। यह गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी और यह संस्था लोगों के अंदर ऑटोमन साम्राज्य से अलग होने की बात लोगों के जेहन में, दिमाग में डाल रही थी। यह संस्था गुप्त संस्था थी। जैसे कि हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि इटली में यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना हुई थी, उसी तरह यूनान में हिस्टोरिया फिल्के स्थापित हो चुका था और यह लोगों के अंदर क्रांतिकारी विचारधारा डाल रहा था कि हमको इस ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमसे इनका किसी भी तरह का सभ्यता और संस्कृति मेल नहीं खा रहा है। और फिर इन पर प्रतिबंध भी बहुत तरह का लगा हुआ था। वहाँ पर 1821 ईस्वी में वहाँ एक व्यक्ति हुए। वहाँ जो व्यक्ति थे उनका नाम था हिप्सलांटी। 1821 ईस्वी में इन्होंने क्रांति का शंखनाद किया। हिप्सलांटी
ये भी हिस्टोरिया फिल के सदस्य थे, उसी गुप्त क्रांतिकारी संस्था के सदस्य थे। इस हिप्सलांटी ने मोल्डेविया में विरोध कराया। मोल्डेविया प्रांत में क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब इस ऑटोमन साम्राज्य में बिगुल क्रांति की बज गए तो निश्चित तौर पर, चूंकि मैं जब बात कर रहा हूँ 1821 की, उस समय पूरे यूरोप में मेटरनिक व्यवस्था थी, क्योंकि वह 1815 से 1848 ईस्वी तक मेटरनिक का काल रहा है। नेपोलियन युग के बाद 1804 से लेकर 1815 के काल को हम नेपोलियन युग कहते हैं, क्योंकि नेपोलियन सत्ता में था। उसके बाद मेटरनिक का काल आया 1815 से 1848 तक, उस काल को मेटरनिक काल कहते हैं। यह बात उसी काल की है। तो मेटरनिक इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने रूस को मदद की बात की। ये रूस के साथ कि रूस को तैयार कराया कि हम लोग मोल्डेविया पर आक्रमण करके तुर्की को मदद करें। रूस जो था वह यूनान का अंदर से समर्थक था यूनान का समर्थक, लेकिन इस परिस्थिति में मेटरनिक के आग्रह के कारण वह यूनान का समर्थन नहीं कर सका और ऑस्ट्रिया और रूस दोनों ने मिलकर तुर्की की मदद की और मोल्डेविया के इस विद्रोह को दबा दिया गया। हिप्सलांटी को गिरफ्तार कर लिया गया, हिप्सलांटी को जेल डाल दिया गया। तो जो 1821 ईस्वी में वहाँ पर स्वतंत्रता की बात यूनान की जगी थी, वह खत्म हो गई। कुछ ही समय बाद मोरिया एक प्रांत था, यह बात मैं मोल्डेविया का बता रहा था। मोरिया में फिर क्रांति की बात उठी और वहाँ पर रूस जो था वह तैयार नहीं हुआ पुनः यूनान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो मोहम्मद पाशा, वहाँ पर जब मोरिया का युद्ध हुआ तो तुर्की का जो सुल्तान था महमूद II, उसने मिस्र के जो शासक थे पाशा मोहम्मद अली, उनसे मदद ली। तो मिस्र के शासक थे पाशा मोहम्मद अली। पाशा मोहम्मद अली ये मिस्र के शासक थे और तुर्की का सुल्तान था महमूद II। तो महमूद II ने मिस्र के पाशा मोहम्मद अली से मदद मांगी कि हमको इस मोरिया के आंदोलन को दबाना है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उस युद्ध को धार्मिक रंग दे दिया कि यह मुसलमान वर्सेस ईसाई है। उन लोगों ने यह नहीं कहा कि वे आज़ादी की बात यूनान वाले कर रहे थे, उसको उन लोगों ने जिहाद का रूप धारण दे दिया और उन लोगों ने उसको धार्मिक उन्माद के कारण 20,000 लोगों को, यूनानी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके पहले जो आक्रमण हुआ था मोल्डेविया में, उसमें इतने लोग नहीं मारे गए थे, लेकिन अभी जो मोरिया में जो क्रांति हुई, इसमें धार्मिक कारण से, धार्मिक रंग देकर 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए। इसी समय रूस, एक तरफ ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मदद की बात की तुर्की की, और रूस जो था उसने यूनान के लोगों की मदद करनी चाहिए। रूस जो था संधि तोड़ दिया, उसकी तुर्की के साथ संधि थी कि मैं समय पर तुमको मदद करूंगा, लेकिन मोरिया में जो 20,000 लोगों की हत्या हो गई, रूस नाराज हो गया और उसने तुर्की से जो समझौता किया था उसको तोड़कर उसने मदद की बात की। मिस्र को और तुर्की को उस क्रांतिकारियों को दबाने की बात रोकनी पड़ी और इन लोगों ने 1829 ईस्वी में एक संधि की, जिसको कि एड्रियानोपुल की संधि कहते हैं।
इस एड्रियानोपुल जगह में इन लोगों ने एक संधि की और उस संधि के द्वारा इस यूनान को बहुत सी आज़ादी मिली। लेकिन अभी भी यूनान के लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। वे अपने को पूर्ण आज़ाद करना चाहते थे। सिर्फ ऑटोमन साम्राज्य से कुछ लाभ लेना उनकी बात नहीं थी। इस एड्रियानोपुल संधि के द्वारा रूस के दबाव के कारण कुछ आज़ादी उनको मिली थी। अभी पूरी तरह बात हुई नहीं थी। ठीक 3 साल के बाद 1832 ईस्वी में वे लोग पुनः आपस में संधि किए, जिसको कि हम लोग कस्तुनतुनिया की संधि कहते हैं। कस्तुनतुनिया की संधि कहते हैं। इस कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, जिस पर न तो रूस का प्रभाव था, न तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था और न ही किसी अन्य देश का प्रभाव था। अर्थात मेटरनिक की व्यवस्था के रहने के बावजूद, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ 1832 की ईस्वी में मेटरनिक व्यवस्था लागू थी, तो यह सिर्फ फ्रांस की जो दूसरी क्रांति हुई थी 1830 की, उसी का असर था कि यूनान को आज़ादी मिली, यूनान एक स्वतंत्र देश बना। तो बच्चों, आप लोगों को यह इस विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि फ्रांस की दूसरी क्रांति जो थी वह अपने आप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसका असर न सिर्फ फ्रांस पर पड़ा, बल्कि उसके जो विश्व के यूरोप के अन्य देश थे उस पर भी उसका असर पड़ा। और इसी असर का एक प्रतिफल था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, और यूनान एक स्वतंत्र देश बना 1832 ईस्वी में कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि फ्रांस की दूसरी क्रांति के कारण न सिर्फ फ्रांस में बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी उसका असर पड़ा और यूनान एक स्वतंत्र देश के रूप में 1832 ईस्वी में प्रकट हुआ कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। न तो इस पर रूस का प्रभाव था, न तो इस पर मेटरनिक का प्रभाव था। हालांकि मेटरनिक काल चल रहा था, यह बात मैं बता रहा हूँ 1832 की। कस्तुनतुनिया की संधि हुई थी 1832 में, लेकिन मेटरनिक के रहने के बावजूद यूनान उस ऑटोमन साम्राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह फ्रांस की दूसरी क्रांति की अभूतपूर्व सफलता है। धन्यवाद।